मनोज भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे साथ इस डिजिटल लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपके थ्रू मैं अपने दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मनोज भारती जी, हमने जन सुराज की तमाम ब्रांडिंग में, सोशल मीडिया पे, पोस्टरों में, हर जगह देखा कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। ये 5 चीज़ क्या है, ये वादे? मैं सबसे पहले याद दिलाना चाहूँगा कि हमने समाज को 5 इम्पोर्टेंट वर्गों में डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। अगर हम शुरू करें बच्चों से, तो 15 साल तक का जो सेक्शन है वो शिक्षा पर आधारित है। ये अच्छी और शिक्षा मुहैया करवाई जाए, ये हमारा पहला प्रण है। और इस लेवल पर चाहे वो गांव के बच्चे हों या शहर के बच्चे हों, पर्टिकुलरली उन बच्चों का जिनके पास गवर्नमेंट स्कूल के अलावा और कोई चारा नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है, उनके लिए हमने ये वादा किया है कि जिन जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए उनके लिए जन स्वराज प्राइवेट स्कूलों में भी व्यवस्था करेगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। दूसरा, जो 15 साल से बड़े हुए या जो एडल्ट हैं जिनको रोज़गार चाहिए, उनके लिए जो रोज़गार बिहार में नहीं पाते हैं और इसके लिए उनको बिहार के बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए जन स्वराज की ये स्कीम है कि जन स्वराज की सरकार बनने के बाद उन सब युवाओं को जो बाहर जाकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं 10 या 12 हज़ार रुपए के लिए, उनको यहीं पे बिहार में उनके गांव में या ज़्यादा से ज़्यादा जिले स्तर तक 10 से 12 हज़ार रुपए के रोज़गार की व्यवस्था करवा दी जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक उन्हें एक तरह का भत्ता दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। तीसरा जो एलिमेंट है वो वृद्धों के लिए है। जो वृद्धावस्था में हैं, जो कोई रोज़गार नहीं कर सकते, उनके लिए अभी के हिसाब से सरकार केवल 400 रुपये हर महीने का पेंशन देती है। ये बिल्कुल नाकाफ़ी है और जन स्वराज के प्रण के अनुसार ऐसे सभी वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन हर महीने 2000 रुपये की दी जाएगी। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि जन स्वराज ने जब से इस बात को कहा है, तब से बाकी दलों ने भी अपने अपने प्रोग्राम में इसको किसी न किसी रूप में शामिल करना शुरू कर दिया है। चौथा वर्ग जो इम्पोर्टेंट है, जिसको जन स्वराज ने समाज के इम्पोर्टेंट वर्गों में माना है, वो है महिलाओं का। ऐसा पाया जाता है कि गांव में, छोटे कस्बों में महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद काफ़ी समय पाती हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं होता जिससे कि वो अपने उस समय का फिनंशियली एडवांटेजियसली यूटिलाइज कर सकें, उसका कुछ समय इस तरह से बिताएं जिससे कि वो कुछ पैसे अर्जित कर सकें। हमने देखा है कि भारत में लगभग सारे राज्यों में महिलाएं कुछ न कुछ काम करती हैं। आप तमिलनाडु चले जाइए, गांव-गांव में महिलाएं या तो पपड़म बनाती हैं या रसम पाउडर बनाकर छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर बेचती हैं। हरियाणा, पंजाब चले जाइए तो महिलाएं बकरियां पालती हैं, गायों का ये करती हैं, व्यापार करती हैं, दूध का व्यापार करती हैं। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो महिलाओं को ऐसे छोटे व्यापार शुरू करने के लिए एक तो स्किल चाहिए और दूसरा छोटी छोटी पूंजी चाहिए। उन महिलाओं को जो अपना रोज़गार शुरू करना चाहती हैं, उनको अगर अभी
बैंकों से लोन लेना पड़े तो उनको सालाना 24% पर पर कर्जा दिया जाता है। 24% ब्याज पर कर्जा दिया जाता है। जन सुराज ये वादा करती है कि हमारी सरकार बनने पर महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सालाना 4% ब्याज पर ये कर्जा दिया जाएगा। You can imagine what kind of difference it will make from 24% annual to just 4% annual. It's almost like less than 50 paisa per month of interest. I am sure this will help rural women a lot in starting their own business. और अंतिम वर्ग है किसानों का। ऐसे किसान जो कैश क्रॉप यानी नगदी फसल उपजाते हैं, उनको मजदूरों की सहायता जन स्वराज की सरकार करवाएगी। नगदी फसल उपजाने वाले सारे किसान जिनको मजदूरों की ज़रूरत है, उनको निःशुल्क मुफ्त मजदूर मुहैया करवाए जाएंगे जन स्वराज की सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 विभिन्न वर्गों में हमारी अलग अलग पॉलिसी हैं और इसकी खासियत ये है कि हमें बिहार के विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रोज़गार की ज़्यादा समस्या है वहाँ रोज़गार में ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे, जहाँ शिक्षा की ज़्यादा समस्या है वहाँ शिक्षा में ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे चूँकि समाज के विभिन्न वर्गों से लिए हुए हैं, इसीलिए हम अपने प्लान को डिस्ट्रिक्ट वाइज या पंचायत वाइज इनको ट्वीक कर सकते हैं। मनोज भारती जी, आपने कहा जो 5 वादे हैं उनमें से एक युवाओं के लिए रोजगार का भी वादा है। तो युवाओं के पलायन की जो समस्या है वो बिहार में बहुत सारी समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे सभी वर्ग प्रभावित है। जिससे आप पुरुष वर्ग की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, महिला वर्ग भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो उस रोज़गार को ठीक करने के लिए, जो आप रोज़गार की बात कर रहे थे कि यहीं पर रोज़गार दिया जाएगा, उस पलायन को रोकने के लिए जन स्वराज कैसे उसको नियंत्रित करेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी संख्या में है। बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको हम रोज़गार उत्पन्न करने के लिए शुरू कर सकते हैं, चाहे वो रूरल हाउसिंग का हो या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, या जैसे पुराने भारत में होता था, हर गांव में जगह जगह अच्छी क्वालिटी के वाटर स्टोरेज टैंक्स हुआ करते थे। इन सब में काम हुआ, स्पेशली टैंक क्रिएशन में लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में ही या तो रोक दिया गया या इनएफिशिएंटली बनाया गया। तो ये तो मैं रूरल एरिया में कह रहा हूँ। उसी तरह से सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं और हमारे प्लानिंग में है। हमारे डिटेल जो विजन डॉक्यूमेंट निकलने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी कि हम किन किन सेक्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन को महत्व दे रहे हैं, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ शुरू हो रहे हैं और उन सब में युवाओं को कैसे रोज़गार मिल सकता है, चाहे वो अनस्किल्ड रोज़गार हो या सेमी स्किल्ड रोज़गार हो या स्किल्ड रोज़गार हो। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री बिहार से निकल गई थी या आज भी लोग जब इंडस्ट्री के नाम पर यहाँ किसी सेमिनार में आते हैं और बिहार की हिस्ट्री को देखकर यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उन सब को ये विश्वास दिलाया जाएगा कि जन स्वराज सरकार के अंदर बिहार बदल चुका है और उन्हें केवल हर इन्वेस्टर को
थोड़ा भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि सरकार उनके साथ है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, बहुत छोटे छोटे बदलाव चाहिए प्रशासन की सोच में, मंत्रियों की सोच में, जो अफसर हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं, इंडस्ट्री को जिनको संभाल कर खड़ा करना है, उन सब की सोच में थोड़े थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना इतना मुश्किल नहीं है। ये तो पिछले 40 सालों में सरकारों की गलत नीतियों और गलत एटीट्यूड का नतीजा है कि जो इंडस्ट्री यहाँ थी वो भी यहाँ से चली गई है, नहीं कि तो बात ही छोड़िए। किसी भी सोसाइटी की हम बात करें तो वो ग्रो करती है 3 तरीके से, 3 धाराओं से हम कहें तो, कि अग्रेरिया, ट्रांजिशिया और इंडस्ट्रिया। तो अगर हम लालू जी के एरा को मानें कि अगर वो अग्रेरिया में था और नीतीश कुमार का ट्रांजिशिया में, तो अब हमारी जो सोसाइटी है पिछले 30-40 सालों से, 30 सालों से बेसिकली हम कहें कि ट्रांजिशिया में आके खड़ी है, बिल्कुल तैयार है इंडस्ट्रिया की तरफ मुड़ जाने के लिए। लेकिन कोई ऐसा साइंटिफिक टेम्पर का नेता यहाँ पर बिहार में नज़र आता है, उतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का, जो उस ट्रांजिशिया में खड़ी सोसाइटी को इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करा सके। जन स्वराज में जिस तरह के लीडर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, उनकी कुछ झलक तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रशांत किशोर जी खुद ही इतने वाइड एक्सपीरियंस के स्वामी हैं कि उनको बहुत और सपोर्ट की ज़रूरत कम से कम नेताओं से तो नहीं है। हर विषय पर इंटरनेशनली एंड नेशनली रेनाउंड एक्सपर्ट्स से हमने सलाह ली हुई है और जिस साइंटिफिक टेम्पर की बात आप करती हैं उनका इफ़ेक्ट ऑलरेडी हमारी विभिन्न नीतियों में दिखाई देने लगा है। चाहे वो इलेक्शन प्रोसेस का हो, चाहे हमारी जो शिक्षा के प्रति हमारा रवैया है या एटीट्यूड है, या रोज़गार जनरेशन के बारे में एटीट्यूड है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में एटीट्यूड है, या फिर नदियों को बांधकर उनको लैंड ऑफ सॉरो से हटाकर लैंड ऑफ फ्रेंडशिप बना दें बिहार को, इसका तरीका है। इन सब में आप देखेंगी कि साइंटिफिक टेम्पर की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी है। और जिस ट्रांजिशिया के बारे में आपने कहा, मेरे ख्याल से उस ट्रांजिशिया में कुछ एलिमेंट्स अभी भी बाकी हैं। जो कंडीशन आज हम अपने रूरल एरिया में सबसे निचले तबके के लोगों को देखते हैं, जिन्होंने पिछले 4 जनरेशन से अच्छी ज़िंदगी नहीं देखी है, अभी भी एग्रेरिया में ही हैं। और मेरे ख्याल से तो ऐसा कम से कम 60 से 70% हमारी आबादी, बिहार की आबादी अभी भी एग्रेरिया में ही है। कुछ लोगों के पास तो जब हम एग्रेरिया कहते हैं तो मतलब वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 60 से 70% लोगों के पास इतनी ज़मीन भी नहीं है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर को अपना सोर्स बना सकें। तो मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। फॉर्चुनेटली जन स्वराज के पास ही केवल ऐसी नीतियां हैं जो तीनों ट्रांजिशन फेज़ को एक साथ हैंडल करने के लिए केपेबल हैं। नीतियाँ बनाने के लिए तो मनोज भारती जी और भी सरकारें हैं, सरकार के पास तमाम लोग भी हैं, लेकिन जन स्वराज में, उनकी नीतियों में और उनके इम्प्लीमेंटेशन में बाकी पार्टियों से, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें क्या फ़र्क होगा? इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन को लेकर होती है और मेरा पक्का भरोसा है कि करप्शन या भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से होती है। मुझे लगता है कि अगर किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार को 7 करोड़ 10 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है और वो लगाता है और जो उनमें जीतता है, विधायक बनता है, उनमें से कुछ मंत्री बनते हैं, उनका पहला ध्यान क्या होता है? कैसे वो 7 या 10 करोड़ रुपए वापस लिए जाएं।
हो सकता है उस विधायक ने 1-2 इलेक्शन पहले भी लड़े हों उसमें और हारा हो, तो उसमें भी उसने 5-7 करोड़ खर्च किए हैं। इन सारे लॉसेस को पूरा करना हमारे हर एक जीते हुए विधायक और उनमें से कुछ मंत्री जो बनते हैं उन सब का प्राइमरी लक्ष्य होता है। ये पैसे उन्हें कहाँ से मिलेंगे? जो उनके नीचे काम करने वाले ठेकेदार हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू वो पैसे कमाना चाहते हैं। ये होता है, ये हमने हर लेवल पे देखा है। सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से डिमांड करते हैं, जूनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से डिमांड करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम आप कोई भी आम आदमी किसी सरकारी दफ्तर में अपना कोई काम बिना पैसे के नहीं करवा सकते हैं। कोई किसान या कोई आदमी दाखिल खारिज करने अपनी ज़मीन की जाए किसी दफ्तर में, एक कदम वो आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक वो पैसे नहीं देता है। किसी थाने में चले जाइए, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, रपट नहीं लिखाई जाएगी जब तक आप पैसे नहीं देंगे। ये सब के तार ऊपर से जुड़े हैं, जिसकी शुरुआत चुनाव से हुई है। इसीलिए जनसुराज ने वादा किया है कि अगर हमें काबिल उम्मीदवार मिलते हैं तो उन्हें अपने हैसियत के हिसाब से चुनाव में पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो भी पैसों की ज़रूरत है वो जनसुराज पार्टी उनको चुनाव लड़ाने में मदद करेगी। आशा यही है कि जब हमारे उम्मीदवार चुनकर विधायक बने या उनमें से कुछ मंत्री बने हमारी सरकार में, तो उनके मन में, उनके दिमाग में पहली बात ये नहीं हो कि हमें पैसे कलेक्ट करने हैं, हमें लॉस हुआ है उन पैसों को वापस लाना है। हमारी आशा है कि हमारे उम्मीदवार भ्रष्ट नहीं होंगे, हमारे विधायक दिमाग से भ्रष्ट नहीं होंगे। अगर हमारे लीडरशिप में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में जो उनके नीचे अधिकारीगण काम करते हैं वो कंट्रोल में रहेंगे और उनसे कंट्रोल में रखने की पूरी छूट विधायकों और मंत्रियों को होगी। आशा यही है कि बहुत जल्दी इसका डाउनवर्ड इफेक्ट परकुलेट करेगा और विदिन द फर्स्ट ईयर ऑफ जनसुराज गवर्नेंस you will find that corruption will come down drastically from the society governance in Bihar. बिहार में प्रशासन से भ्रष्टाचार बहुत जल्दी निकल जाएगा अगर हमारे विधायक और हमारे मंत्री हमारे प्लान के हिसाब से भ्रष्ट नहीं निकले। एक सवाल जो सोशल मीडिया पे बार बार पूछा जाता है और सत्याग्रह आश्रम, बिहार सत्याग्रह आश्रम में भी मैंने ग्राउंड पर कई बार फेस किया कि वहाँ पर जो लोग आते हैं प्रशिक्षण के लिए या फिर ऐसे बाहर से भी जो आते हैं, सो उनका ये कहना है कि जनसुराज में काफ़ी प्रबुद्ध लोगों का कहते हैं कि वहाँ पे जमावड़ा लगता है या फिर रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, लोग आकर बातचीत करते हैं। तो उनका ये सवाल ये है कि इतने सारे लोग, क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुत सारे अगर विद्वान या प्रबुद्धों को आप एक साथ जोड़ेंगे तो उनको एक साथ डाइल्यूट करके एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो वो कैसे हो रहा है? इतने आप खुद देखें, आप उसका एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जनसुराज के साथ में, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको कैसे एक साथ? नहीं, मैं समझ सकता हूँ जो ऐसी धारणा रखते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, उनकी बात, उनकी समझ मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अंतर ये है कि ये जो शिविर लगाया गया है, ये जो आश्रम है सत्याग्रह आश्रम, या जो ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर हम और आप ज़रा सा ध्यान दें तो ये ट्रेनिंग किसी और चीज़ की नहीं, अपने आप को, अपने मोरल कैरेक्टर को स्ट्रेंथ देने की, स्ट्रांग बनाने की ट्रेनिंग है। हम जब तक अपने लोगों को, जनसुराज के कार्यकर्ताओं को, हम जनसुराज के लीडर्स को ये मोरल ट्रेनिंग ना दें कि हम समाज को बदलने के आए हैं, हम शासन करने नहीं आए हैं, हम समाज को बदलने आए हैं, और समाज को बदलने के लिए हम, आप और सारे आम लोग, हर किसी की ज़रूरत है कि वो अपनी सोच को
थोड़ा थोड़ा बदले, थोड़ा थोड़ा मोरल कैरेक्टर डेवलप करे, उनको लाए, तो आशा ये है कि अगर हम सारे लीडर्स में ये मोरल कैरेक्टर डेवलप कर पाए अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान, तो जितने विचार आएंगे उनमें एक सामंजस्य होगा, टकराव नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी दूसरे के विजन को, उनके विचार को देखकर परखेगा और अपने विचार को उस पे डवटेल करेगा, उसमें मैच करेगा, जिससे कि एक समग्र कॉम्पोजिट थॉट बाहर निकल कर आएगा। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ट्रेनिंग या आश्रम का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर्स ऐसे बने जिनको देखकर आम आदमी कह सके, हाँ ये है लीडर, ये है वो कार्यकर्ता जो हम चाहते हैं। ये उन लोगों से अलग हैं जो बाकी पार्टियों के लिए लोग घूमते हुए आते हैं हमारे दरवाजे पर वोट मांगने। हम चाहते हैं हमारे लीडर्स में, हमारे कार्यकर्ताओं में वो मोरल कैरेक्टर झलके जो आम आदमी को दिखाई दे, तभी उन्हें भरोसा होगा कि जनसुराज बिहार को बदलने आई है, जनसुराज बिहार को बदलने में सक्षम है। जी, अब बिहार सत्याग्रह आश्रम पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग जो ये जानना चाहते हैं कि बिहार सत्याग्रह आश्रम है क्या, किस उद्देश्य से बनाया गया है, और वहाँ पर जो प्रशिक्षण की बात की जा रही है कि प्रशांत किशोर जी प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो किस तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है लोगों को? दो तरह से मैं इस बात को समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है, जैसा प्रशांत किशोर जी ने पहले कभी कहा कि आश्रम में एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर बिहार में जितने तरह के लोग जिनके पास सरकार और प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत है, उन सब का एक हब बनाया जाएगा। अभी तक हमने केवल छात्रों के मुद्दे पर अपना अभियान चलाया था जनवरी के पहले सप्ताह से। अब ये मुद्दा केवल छात्रों का नहीं रहेगा। बिहार में हर वो वर्ग, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे रेलवे के लोग हों, हर वर्ग के पास कहीं न कहीं शिकायतों का पिटारा है। उन सब को एक प्लेटफॉर्म देने की एक ये सेंट्रल जगह बनेगी। दूसरा, जैसा प्रशांत किशोर जी ने कहा, हम चाहते हैं गांव-गांव में हमारे युवा ऐसे प्रशिक्षण लें जिनसे कि वो लोगों को जागरूक कर सकें कि वो जो चीज़ पिछले 40 सालों से झेल रहे हैं, जिस जिंदगी को वो 40 सालों से जी रहे हैं और ऊब चुके हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए उनके पास अगर कोई विकल्प है तो वो जनसुराज है। ये मैसेज देने की ट्रेनिंग हमारे युवाओं को दी जाए, इसका एक प्रमुख स्थान है बिहार सत्याग्रह आश्रम। ये तो है जो सामने से कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है। मार्च या अप्रैल तक हम 1 लाख ऐसे वर्कर बनाएं जो गांव-गांव में जाकर बिहार में लोगों को जनसुराज के बारे में और बिहार में बदलाव के बारे में बताएं। उसकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने अपने लोगों को एक बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग दी हुई है, जिससे कि युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। लेकिन जो बात हिडन है वो यही है कि हम जानते हैं कि बिहार में बदलाव केवल प्रशासन के बदलाव से नहीं आ सकता। हम अगर बिहार में सही बदलाव लाना चाहते हैं तो समाज के हर स्तर पे लोगों में, लीडर्स में, वर्कर्स में, शासकों में डिसिप्लिन आने की ज़रूरत है। एक सोच का बदलाव ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों से धीरे धीरे लोग समझने लगें कि अगर हमें बिहार को बदलना है तो जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे
तब तक हम दूसरों को कैसे बदल सकते हैं? हमें खुद को मोरली करेक्ट बनाना है, तभी हम दूसरों को मोरली करेक्ट होने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों में ये महसूस हो, और इस महसूस करने की जो ट्रेनिंग है उसके लिए ये बिहार सत्याग्रह आश्रम का ग्राउंड है। मुझे तो लगता है आगे आने वाले समय में लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, दोनों को, जो लोग ट्रेंड हो रहे हैं और जो लोग यहाँ की कार्यवाही देख रहे हैं, दोनों को समझ में आएगा कि बिहार में बदलाव हम और आप दोनों के विचारों में बदलाव लाने से ही आएगा। हम और आप सबको थोड़ा थोड़ा मोरली बदलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मोरली अपराइट होना पड़ेगा। ये सामाजिक नज़रिए से बात हो गई मनोज भारती जी। अगर हम राजनीतिक नज़रिए से देखें तो क्या बिहार सत्याग्रह प्रशांत किशोर की राजनीतिक कह लें कि तरकश का एक और तीर है? क्योंकि पहले हमने देखी पदयात्रा, फिर आमरण अनशन और अब बिहार सत्याग्रह आश्रम। नहीं, ये कोई अलग अलग तीर नहीं था, ये एक लंबे प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स हैं। बिहार में बदलाव लाना है, सरकार नहीं बनाना है, और इसीलिए ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये एक सामाजिक प्रश्न है। बिहार में बदलाव लाना, उसके लिए सबसे पहले लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि बिहार को बदलाव की ज़रूरत है। 40 साल में जिस तरह की ज़िंदगियां लोग जीत चुके हैं, उनको लगता है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने खुद बड़े बड़े लीडर से, डिफरेंट पार्टी के लीडर से जब कभी ऐसी बातें की, हर आदमी बिना झिझक कहता है बिहार में कुछ नहीं हो सकता। मतलब हर आदमी ने, लीडरशिप ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने मान लिया है कि बिहार में बदलाव संभव ही नहीं है। इस मानसिकता को बदलना हमारी पहली लड़ाई थी, जिसके लिए पदयात्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो हमने उपचुनाव में पहले पार्टी बनाई, जो कि नेक्स्ट स्टेप था, जिससे कि अगर हमें बिहार में नीतियों को बदलना है तो हमें शासन में आने की ज़रूरत है। शासन में आने के लिए राजनीतिक रंग लेना है। एक राजनीतिक पार्टी बनी, राजनीतिक पार्टी बनी तो हमने अपने आप को टेस्ट करने के लिए उपचुनाव में हिस्सा लिया, और वो बहुत ही कारगर साबित हुआ। हमने उन 4 उपचुनाव में ये सीख लिया कि हम अपनी बातें तो लोगों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन उन बातों को वोट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सीखना अभी हमें बाकी है। और ये शिक्षा हमारे बहुत काम आएगी आगे आने वाले चुनाव में, जिसमें कि हम 243 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि हमने ये जो स्टेप्स लिए हैं, ये एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ने के हैं। ये ऐसा नहीं है कि तरकश से पहले एक तीर निकाला, उसने काम नहीं किया तो दूसरा तीर निकाला, वो काम नहीं किया तो तीसरा तीर निकाला, ये नहीं है। सही बात तो ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्य को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको 3 स्टेप बताया, उसके आगे था छात्र आंदोलन में हिस्सा लेना, क्योंकि हमें ये भी जानना था कि हम अगर किसी एक मुद्दे को लेकर राजनीतिक लड़ाई लड़ें तो क्या सरकार तैयार है, सरकार समझने के लिए भी तैयार है। हमने पाया कि यहाँ गणतंत्र तो है ही नहीं, यहाँ जो सरकार है वो लाठी तंत्र में विश्वास करती है। लोगों को भी ये समझने में आसानी हुई कि अभी जो सरकार उन्हें रूल कर रही है पिछले 20 सालों से, उन्होंने जनता से जनतंत्र छीन लिया है। उन्होंने जनतंत्र के बदले जनता को लाठी तंत्र दिया है। ये भी एक अच्छा स्टेप था जनता को जनसुराज के पास लाने के लिए, लोगों को ट्रेन कर सकें जिससे कि वो जनता के पास जाएं। लाखों वर्कर्स तैयार होंगे 2-3 महीनों के अंदर, जो गांव-गांव जाकर, हर दरवाजे जाकर लोगों को जनसुराज की नीतियों
उनकी भावनाओं, उनके विचारों के बारे में बताएगी। तो आप देख सकते हैं, दिस इज नॉट अ सीक्वेंशियल फेलियर, दिस इज अ सीक्वेंशियल विक्ट्री टुवर्ड्स द फाइनल गोल। एंड मुझे विश्वास है बिहार की प्रबुद्ध जनता इस बात को समझेगी। प्रशांत किशोर जी शुरू से कहते हुए दिखते आए हैं कि जब वोट करने जाएं तो अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करें, वोट अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट करें। इसके क्या मायने हैं? 40 साल का पीरियड अगर लें, एक्चुअली कहना तो चाहिए 1990 से 45 साल हो गए अब, 35 इयर्स हो गए अब। उस समय से बिहार की जनता की स्थिति, 70% लोग बिहार में जो गांव में चीथड़ों में रहते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। इन 35-40 सालों में बिहार में युवाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। 1980 में जब मैं आईआईटी कानपुर गया था इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ भी बिहारियों को बिहारी बिहारी कह के अपमानित करते थे। आज भी हमारे युवा या तो पढ़ने के लिए या रोज़गार के लिए जब बिहार से बाहर जाते हैं, आज भी उन्हें बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। क्या बदला बिहार में? ऐसे मिडिल क्लास के लोग, और मिडिल क्लास क्या, रिच क्लास के लोग, जिनके बच्चे बिहार में किसी तरह से 12वीं पास करते हैं और घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं पढ़ने, फिर वापस नहीं आते हैं, उनका घर भी अभी ताले में बंद है। चाहे उनके पास कोठी हो गांव में या किसी भी शहर में उनके पास बड़ा सा बंगला हो, सारे बंगले खाली पड़े हैं क्योंकि उनके बच्चे बिहार वापस आना नहीं चाहते हैं। सब लोगों ने बिहार में जो बदहाली है उसका एक न एक रूप देखा है। जब हम कहते हैं लोगों से कि अगली बार जब आप वोट करने जाओ तो आप अपने बच्चों का चेहरा याद करो, कहने का मतलब आपने 40 सालों में कोई बदलाव नहीं देखा, आपके माता पिता ने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं देखा। अगर आप अपनी बच्चों की आने वाली जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं तो आपके पास एक नया विकल्प है जिसे आप वोट करें। इसीलिए कहा जाता है जिस समय आप वोट डालने की मशीन के सामने खड़े हों और वोट दबाने वाले हों, वोट देने वाले हों, बटन दबाने वाले हों, तो सबसे पहले ये याद रखें कि आगे आने वाले समय में क्या आप अपने बच्चे को वही भविष्य देना चाहते हैं जो आपका आज का वर्तमान है या आपके माता पिता का भूतकाल है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर नहीं तो आप जन स्वराज को वोट दें, तभी आप बिहार में बदलाव देख सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में होने से बचा सकते हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप जन स्वराज की ग्रोथ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी आप कई स्टेट में देखेंगे कि कई सारी होती हैं, लेकिन पिछले 2 साल में जिस तेज़ी के साथ में जन स्वराज ने बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना ली है, पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ लोग इसके सदस्य बन गए, पार्टी बनने से पहले एक MLC बन गए, बिना लड़े ही प्रशांत किशोर ने जीत दिलाई, और इस तरीके से बहुत दमखम के साथ उन्होंने बिहार की राजनीति में, हम देख रहे हैं कि तेज़ी से अपनी पैठ और अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। इसी ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं और इसका असर 2025 में कैसे देखते हैं? जन स्वराज की राजनीति, जैसा शब्द कहता है, जनता की राजनीति है, जन स्वराज। तो हम राजनीति इसलिए नहीं करते हैं कि हमें X नंबर ऑफ विधायक चाहिए जो कि किंग मेकर्स बन सकें। हम ऐसे राजनीति नहीं करते हैं। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हम या तो इस पार या उस पार, या हम सरकार बनाएंगे या फिर राजनीति में कहीं नहीं रहेंगे। किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन
ना तो इलेक्शन के पहले करेंगे ना इलेक्शन के बाद करेंगे, चूँकि हमारा मुख्य उद्देश्य शासन में आना नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी राजनीति जनता की राजनीति है। हमारा राजनीतिक पथ जनता के द्वार से गुजरता है। हमारी राजनीतिक सोच जनता की सोच से गाइडेड होती है और उनसे ही आगे बढ़ती है। अगर हम आगे राजनीति करेंगे तो हमारे साथ जनता होगी। इसी की सारी जद्दोजहद है, इसी की सारी लड़ाई है, इसी के लिए वो आश्रम है, इसी के लिए पार्टी है, इसी के लिए हमारे एमएलसी और बाकी प्रबुद्ध लोग हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जन सुराज जब सरकार बनाएगी तो वो जनता की सरकार होगी। हम अपने सारे डिसीजंस जनता की मदद से, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही करते हैं और ये आगे भी होता रहेगा। जी, अब हम ये जानना चाहें कि बिहार के लिए एक आइडियल बजट क्या होना चाहिए जन सुराज के नज़रिए से, आपके नज़रिए से? आपने सबसे पहला सवाल पूछा था जी, जन सुराज के 5 प्रमुख सूत्र क्या हैं। मैं उस पर वापस आऊँगा और कहूँगा कि अगर बिहार में जन सुराज की सरकार बनी तो हमारा बजट हमारे उन सूत्रों से गाइडेड होगा। शिक्षा के लिए जो अनुदान चाहिए, जिससे कि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाना शुरू करे। अगर सरकारी स्कूल अवेलेबल नहीं है तो पब्लिक स्कूल में पढ़ें, जिनके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और बजट का वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। शिक्षा को ही अगर आगे लें तो शिक्षकों की सिचुएशन, जो विद्यालय बनेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन, नई नीतियों से जो पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई के लिए जो बजट की रिक्वायरमेंट है, उन सब पर कोई कोताही नहीं की जाएगी। दूसरा, रोज़गार जनरेशन। एक तो उन युवाओं को जिनको रोज़गार के बदले मदद की ज़रूरत है, उन सब का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा, रोज़गार जनरेशन के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे रूरल एरिया में हो, सेमी अर्बन एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में हो, उन सब के लिए रोज़गार जनरेशन के लिए जो बजट चाहिए वो हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट बजटरी प्रोविज़न होगा। तीसरा, वृद्धों का पेंशन, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, इन सब से रिलेटेड जो खर्च हैं उसमें बजट का तीसरा इम्पॉर्टेंट रोल होगा। महिलाओं के लिए व्यवसाय, इन जनरल व्यवसाय, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम जो बनी है, उसके लिए रिक्वायर्ड बजट उसमें लाया जाएगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्री को बिहार तक लाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बिहार तक लाएं, तरह तरह के ट्रेड फेयर्स करें, तरह तरह के सेमिनार्स करें, तरह तरह के विजिट्स करें। अगर हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पोर्ट्स बनाने हैं, रिवर पोर्ट्स बनाने हैं, रिवर एम्बैंकमेंट बनाना है, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं, उन सब में विजिट्स करवाएं। जिन लोगों को वहाँ काम करना है उनको लाएं। इन सब के लिए जो बजट चाहिए उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। एक और जो मेन मुद्दा है वो किसानों का है। किसानों को किस तरह से एनरिच किया जाए, किस तरह से उनको सशक्त बनाया जाए, उनके लिए क्या ज़रूरी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, टेक्नोलॉजी में हो, ट्रेनिंग में हो या रॉ मटेरियल में हो, किस तरह से उनको सशक्त बनाना है और उनके प्रोडक्ट को किस तरह से इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, इन सब का ध्यान कृषि के अंतर्गत लाया जाएगा। और एक बहुत प्रमुख मुद्दा जो अभी हमारे 5 सूत्र में नहीं है, जिसका मेंशन मैंने किया, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक स्पेशल
मुद्दा रहेगा वो है रिवर्स को, नदियों को दोस्त बनाना, नदियों के तटबंधों को कंट्रोल में लाना और उन्हें अपना शत्रु नहीं अपना दोस्त बनाना। इसमें जितना खर्चा हो सके वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका।